हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज डिस्कस करेंगे हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन क्या होता है और पीएनपी क्या होता है। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो कॉमन बेस का मतलब बहुत क्लियर है कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर बेस कॉमन हो बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो एमीटर बेस सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। एमीटर बेस सर्किट कैसा होता है? फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। देखो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है ना, एक्चुअली वो मैंने पीएनपी का किया है, और आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे एनपीएन का होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एनपीएन का क्यों कर रखा है, पीएनपी का क्यों कर रखा है। एक सिंपल छोटा सा एक चेंज आएगा, वो क्या आएगा वो आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी वगैरह के जो अप्लाई कर रखे हैं ना, ये थोड़ी चेंज हो जाएंगे। देखो अगर ये एनपीएन होता तो आपको बताया गया ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में तब काम करता है, कब करता है? अगर ये एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होगा, तो ये पी है तो इसके लिए पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये फॉरवर्ड होगा। अगर ये एन होता ना यहाँ पे एन पी एन, तो ये एन के लिए फिर यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ता। ऐसे यहाँ पे देखो ये पी है, तो पी के लिए इधर इसको हमें क्या करना था? रिवर्स करना है। भाई बताया गया ना, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स करना है, तो आप इसको रिवर्स कर रहे हो तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा पी के साथ। लेकिन अगर ये एन पी एन होता, यानी एन होता यहाँ पे, तो एन के लिए तो ये पॉजिटिव करना पड़ता ना, तभी तो ये रिवर्स वाइज होता। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन पी एन एंड पी एन पी, जो भी है आपका। ठीक है ना, द कॉमन बेस सर्किट इज फॉरवर्ड बाइस्ड बाई कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB मतलब दिस वन with the emitter E for PNP transistor, and the collector base circuit is reversed by it by connecting the negative terminal of the battery VCB with collector. The milliammeter and this is the voltmeter, both are connected as shown in the figure. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अभी आप इस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाइएगा, ये बाद की चीज़ है। ठीक है, वैसे आप इसको देख चुके हैं पहले भी कि IC इक्वल टू एल्फा IC प्लस IC होता है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसी को डिस्कस किया था। बट अगर ये IE एमीटर करंट जो यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है, ये करंट अगर जीरो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? IC क्या होगा? वो सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा? लीकेज करंट के इक्वल ही हो जाएगा, रिवर्स लीकेज करंट। और वो कहाँ से आता है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है। ठीक है ना, तो वो ऐसी सिचुएशन होगी, तो वो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसका यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको बता दिया गया है। तो एक्चुअली होगा क्या? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट किधर फ्लो होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एमिटर करंट इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। पी से एन फ्लो होता है, ऐसे ऐसे जाएगा। बेस करंट किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत सी चीज़ें क्लियर है आपके लिए। नेगेटिव पॉजिटिव, करंट किधर फ्लो होगा? कलेक्टर करंट, ये कलेक्टर वाला रीजन है ना, तो कलेक्टर का करंट किधर फ्लो होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी किधर फ्लो होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शंस वगैरह आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ, अगर ये NPN होता तो क्या होता? तो इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इसका सर्किट का एक्सप्लेनेशन। बाद में अब हम डिस्कस करेंगे इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो नाम से क्लियर हो रहा है, इनपुट का मतलब क्या होता है? आपने जो इनपुट दिया है, ठीक है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में हम पता कर लगाना चाह रहे हैं कि सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। देखो इनपुट का मतलब है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में। ठीक है, ऐसे आउटपुट जब हम पढ़ेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यही सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? द ग्राफ बिटवीन एमीटर करंट IE, इनपुट करंट तो IE हो गया ना, इनपुट मतलब ये वाला पोर्शन इनपुट वाला इनपुट है ना, और ये वाला पोर्शन आउटपुट पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो करंट क्या है? इनपुट IE,
और इनपुट वोल्टेज क्या होनी चाहिए, VEB, एमीटर बेस वोल्टेज ही तो होगी इनपुट यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा दैट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, IE और VEB के बीच में ये ग्राफ होगा। VC को आप फिक्स करोगे, सपोज कि आपने VC 0 रखा, 0 के लिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ये इस तरीके का, 0 के लिए इतना आया। नेक्स्ट आपने VC को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया तो ये ग्राफ कुछ ऐसे इधर चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे से 4 करोगे तो और इधर चला जाएगा, 6 करोगे तो और इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है यहाँ से, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस ग्राफ से। नंबर फर्स्ट पॉइंट, द एमीटर करंट IE, ये जो IE है ये बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो, ग्राफ को देख सकते हो, एकदम रैपिड इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन एमीटर बेस वोल्टेज। जैसे आप VEB को थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, देखो इसको थोड़ा सा बढ़ाया और ये कितना बढ़ा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया एकदम से। दैट मीन्स फॉर अ स्मॉल चेंज इन VEB, यानी कि एमीटर बेस वोल्टेज, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन एमीटर करंट। ठीक है, फॉर अ गिवन कलेक्टर वोल्टेज, इस पॉइंट को आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, फॉर अ गिवन कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है ना, अगर 0 ले रहे हो तो 0 के बारे में डिस्कस होगा, 4 ले रहे हो तो 4 की बात करेंगे, 2 ले रहे हो तो 2 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज, जैसी कलेक्टर वोल्टेज आप बढ़ाओगे, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव टुवर्ड्स कलेक्टर। कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपने चार्ज कैरियर्स का लार्ज नंबर्स कलेक्टर की तरफ मूव करेगा। देन फॉर सेम वैल्यू ऑफ एमीटर बेस वोल्टेज, एमीटर करंट विल इंक्रीज व्हेन कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज। तो सेम वैल्यू ऑफ एमीटर बेस वोल्टेज के लिए एमीटर करंट इंक्रीज करेगा जब एमीटर वोल्टेज, जब कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक इतना ही है। और थोड़ा एक इनपुट AC रेजिस्टेंस, थोड़ा एक टॉपिक और आता है इसमें मतलब थोड़ा हम इसको, जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट के अंदर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन, आप जो भी आपने पढ़ा है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बारे में, उनका रेशियो होता है एक्चुअली। और कांस्टेंट जो होता है आप ग्राफ से देख चुके हो। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे आप, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन एमीटर करंट एट कांस्टेंट collector voltage. This is the input AC resistance definition, right? So next we will talk about output characteristics. अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज, यानी कि जो आउटपुट करंट होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगी, उनके बीच का जो ग्राफ होगा उसी को हम बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और IE को कांस्टेंट रखना है, बस सिंपल फंडा है। ग्राफ वही है, दिस इज IC, दैट मीन्स दिस इज द आउटपुट करंट एंड दिस इज द VCB, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट किसको रखना है, IE को कांस्टेंट रखना है, तो IE कांस्टेंट हो गया। अब आप देखिए IC इक्वल टू 0 मिली एम्पियर के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से करवाएगा, कांस्टेंट करवाएगा। 2.5 करोगे तो ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाओगे, देखो ये हर कर्व के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है IE की, और आप ये ध्यान रखिएगा, ये IE की जो वैल्यू है हर कर्व के लिए ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, IC VCB, ठीक है, इनमें आपस में कोई करस्पॉन्डिंग चेंजेज आएंगे। ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, जहाँ पे ये IE और IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, आपको दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट कर्व दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जो I10 है
तो IC भी कुछ 10 ही होगा। तो ये जो रीजन है जहाँ पे IC इक्वल टू IE है, इस रीजन को बोलते हैं हम एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। और एक दूसरा रीजन है इधर, ये दिस इज द सैचुरेशन रीजन। जब आप नेगेटिव में बात करोगे, देखो VCB इक्वल टू 0 से इधर इधर जब आप जाओगे तो आप देखोगे IE अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। बट आप 0 से नेगेटिव पोर्शन में जाओगे तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो आपका स्विच होता है वो ऑन होता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है कि सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच, कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच, ठीक है। तो नेगेटिव में इस तरह का ग्राफ आता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये मैंने अलग अलग दिखा रखे हैं। आप इसको एक ही पॉइंट पे मिला सकते हो, इसको भी एक पॉइंट पे, इसको भी एक पॉइंट पे, सभी को एक पॉइंट पे मिक्स कर सकते हो। बस एक ही पॉइंट बना दो और उसको कुछ नेगेटिव वोल्टेज दे दो, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए होता है। इधर आप नेगेटिव कट ऑफ रीजन में देखोगे तो आप ये कट ऑफ रीजन, कौन सा कट ऑफ रीजन होता है? ये वाला होता है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये बाउंड्री लाइन है VCB इक्वल टू 0, इसके जो राइट में जो रीजन होता है दैट इज द एक्टिव रीजन, और इसके लेफ्ट में जो रीजन होता है दैट इज द सैचुरेशन रीजन, राइट। हाँ जी, यही है। अब ये इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे लिख रखा है 2-4 पॉइंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, विद द इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज, जैसे आप इस कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाओगे कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, करेगा या नहीं करेगा? रैपिडली इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में एकदम से रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाद में क्या होगा? फिर ये एक तरीके से कांस्टेंट सा ग्राफ दिख जाएगा। देखो आपको दिख रहे हो ना आप यहाँ से, स्टार्टिंग में एकदम रैपिड इंक्रीज है, फिर इसके बाद एक कांस्टेंट हो रहा है धीरे 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 जाके। तो वही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, विद द इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस rapidly in the beginning. This is the region of low collector region. When increase collector voltage again, the collector current becomes almost constant. Constant हो रहा, देख लीजिए आप बार। This indicates region of high collector resistance. Clear? Next is collector current will not fall to 0 when collector voltage is 0. collector voltage अगर 0 हो जाती है तो collector current 0 नहीं होता है। वहाँ पे फिर भी एक एमीटर करंट की एक गिवन वैल्यू के लिए बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है करंट की, कलेक्टर करंट की, और उसको बोला जाता है रिवर्स लीकेज करंट। उसको हम ICO से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ICO क्या होता है, रिवर्स लीकेज करंट होता है। ये कब आता है? अगर आप एमीटर करंट को 0 कर देते हो तो उस टाइम पे सर्किट के अंदर जो करंट होता है दैट इज द रिवर्स लीकेज करंट। आप सर्किट को देख सकते हो, दोबारा से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसको, सो दैट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप सर्किट को यहाँ से देखिए, अगर मैं इस IE को 0 कर देता हूँ तो उस केस में जो यहाँ पे जो करंट होगा कलेक्टर सर्किट के अंदर वो केवल माइनॉरिटी केरियर्स की वजह से होगा, मेजॉरिटी की वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर कोई करंट इधर से आ ही नहीं रहा। जब इधर से कोई करंट नहीं आएगा तो इधर जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही करंट फ्लो होगा, उस करंट को ये बोला जाता है रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। और उस सिचुएशन में जो ग्राफ आएगा आपका वो कुछ, ये जो कट ऑफ रीजन जो आ रहा है ना, ये उसी सिचुएशन में आता है। कब आता है? अगर IE 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो करंट फ्लो करता है वो इस तरीके से आता है। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, कलेक्टर फ्लो, दिस इज द ICO, दिस इज द ICO, रिवर्स लीकेज करंट। तो इस रीजन को ये बोला जाता है कट ऑफ रीजन, ठीक है जी। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, आउटपुट AC रेजिस्टेंस, ठीक है। आउटपुट AC रेजिस्टेंस है, इनपुट आपने पढ़ा तो वो किस किस के बीच में रिलेशन था, रेशियो था, डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IA, यानी कि इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। अब यहाँ पे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, आउटपुट AC रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये किस किस का रेशियो होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? डेल्टा VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज इज द आउटपुट वोल्टेज एंड IC इज द आउटपुट करंट एट कांस्टेंट IE, ठीक है। अब इस RO जिसको हम आउटपुट AC रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 मेगा ओम होती है, दैट मीन्स वेरी वेरी हाई, राइट, ओके। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा, हाँ सॉरी एक पॉइंट और रह गया इसमें, आप थोड़ा ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स की एक छोटा सा पॉइंट और है इसका, उसको भी देख लेते हैं। दिस इज द ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व,
This is y axis, this is x axis. This is the straight line curve. IC here, IE here. Transfer characteristics. It is the graph between collector current and emitter current at constant collector voltage. ठीक है, ये ग्राफ होता है सिंपल. And it is clear from graph that collector current is directly proportional to the emitter current, and the slope of this straight line is called AC current gain. And alpha is the current gain. I have already discussed about it. And alpha is equal to delta IC upon delta IE VC. This is the AC. अगर DC करेंगे तो ये चेंज वाली जो बात है ये हट जाएगी, क्योंकि DC में कोई चीज़ नहीं होता है करंट में. एक कांस्टेंट ग्राफ आप देखते हो, DC में आप देखा होगा आपने कि DC का जो कर्व होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन AC का जो कर्व होता है वो वेरी करता है, साइनसॉइडली वेरी करता है. ठीक है जी, बस इतना ही है इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर. तब तक इसको आप पढ़ के आइए. थैंक यू.